सीएट में देखिए एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ है। सीएचसी प्रभारी के खिलाफ जो धरना चल रहा था वो खत्म हो चुका है। नए प्रभारी के चार्ज संभालने पर शांत हुए प्रदर्शनकारी। डॉक्टर सचिन के खिलाफ एसडीएम को ज्ञापन भी सौंप दिया गया है। सरधना में देखिए सीएचसी प्रभारी डॉक्टर सचिन कुमार के विरोध में सप्ताह भर से धरना प्रदर्शन चल रहा था, वो गुरुवार को खत्म हो गया है। किसान मजदूर संगठन ठाकुर पूरन सिंह की मौजूदगी में यह धरना समाप्त हुआ है। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण का मामला अब जैसे ही गरमाया वैसे ही मानो विपक्ष को कोई संजीवनी मिल गई। एक तरफ तो जहां समाजवादी पार्टी भाजपा पर ओबीसी आरक्षण के बहाने लगातार हमले कर रही है, तो वहीं अब बसपा ने भी निकाय चुनाव के लिए एक्शन प्लान बनाना शुरू कर दिया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज लखनऊ में बड़ी बैठक बुलाई है। मायावती ने बैठक में पार्टी के सभी बड़े नेताओं, मंडल कोऑर्डिनेटर्स को, सेक्टर कोऑर्डिनेटर्स को, जिला संयोजक और पार्टी के जिला अध्यक्षों को बुलाया है। इस बैठक में खास तौर पर निकाय चुनाव पर ही मंथन होगा और देखिए मीटिंग में आगामी रणनीति उम्मीदवारों पर भी चर्चा हो सकती है। बैठक में मायावती जिला स्तर तक की समीक्षा भी करेंगी। इसके अलावा निकाय चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भी मंथन किया जाएगा। कुल मिलाकर अब विपक्ष को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिला है और ओबीसी आरक्षण के मामले पर ही सरकार को घेरते हुए विपक्ष अब साफ नजर आ रहा है। पहले आप समाजवादी पार्टी को देख रहे थे, अखिलेश यादव को देख रहे थे लगातार हमलावर भारतीय जनता पार्टी पे, और अब मायावती भी देखिए पूरी तैयारी में जुट गई हैं, प्लानिंग कर रहे हैं निकाय चुनाव को लेकर और 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर। अखिलेश यादव ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वो ना सिर्फ ओबीसी बल्कि दलित आरक्षण को खत्म करने की बात कहकर सरकार की मुश्किलों को बढ़ा रहे हैं। अब मायावती को लगता है कि अखिलेश ओबीसी के साथ साथ दलित वोट को भी अपने पाले में ना ले ले, और इसीलिए मायावती ने भाजपा के साथ साथ सपा और कांग्रेस को भी अपने निशाने पर ले लिया। लेकिन अब सवाल बड़ा यह है कि ओबीसी वोट की लड़ाई आखिर जीतेगा कौन, क्योंकि विपक्ष को बैठे बिठाए बहुत बड़ा मौका मिला है। ओबीसी आरक्षण पर लड़ाई लौटकर राजनीति मंडल कमंडल पर आई। आरक्षण पर महायुद्ध, कौन किसके विरुद्ध? क्या उत्तर प्रदेश की सियासत फिर से लौटकर मंडल कमंडल के दौर में आ गई है? क्योंकि ओबीसी आरक्षण को लेकर ऐसी जंग छिड़ी है कि समाजवादी पार्टी ने सत्ताधारी भाजपा के खिलाफ जंग छेड़ दी है। अखिलेश यादव खुलकर आरक्षण के मोर्चे पर भाजपा को न सिर्फ पिछड़ा विरोधी बता रहे बल्कि कह रहे कि आज सरकार ने ओबीसी आरक्षण खत्म किया, कल दलित आरक्षण खतरे में होगा। उत्तर प्रदेश में और दिल्ली की सरकार ये पिछड़ों के वोटों से बनी सरकार है और इन दोनों सरकारों में पिछड़ों के लिए कोई जगह नहीं है। आज पिछड़ों का छीना है, कल दलितों का भी छीनेंगे। मतलब एकदम साफ है, समाजवादी पार्टी के हाथ में भाजपा की ऐसी नब्ज आ गई है जिसे वो जितना दबाएगी सियासत उतनी ही गरमाएगी। क्योंकि अखिलेश यादव न सिर्फ ओबीसी बल्कि इस मुद्दे को हथियार बनाकर दलितों को भी अपने साथ जोड़ लेना चाहते हैं। आज उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार पिछड़ा विरोधी है और हमेशा से पिछड़ों के साथ सौतेला व्यवहार करती आई है। अखिलेश यादव ने पिछड़ों के साथ ही दलितों के हितों को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि आज पिछड़ों का आरक्षण छीना है, कल दलितों की बारी है। क्योंकि अब समाजवादी पार्टी ओबीसी आरक्षण को लेकर गांव-गांव, शहर-शहर जाकर एक बड़ा आंदोलन करने जा रही। इसी के साथ सपा ने सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण को लेकर इंटरवेंशन करने की भी तैयारी कर ली है। पिछड़ा वर्ग का जो संगठन है उसके लोग तैयार कर रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो समाजवादी पार्टी पिछड़े वर्ग के साथ पूरे सहयोग और मदद के साथ खड़ी होगी, जिससे सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ाई लड़ी जा सके। हर चाहे वो असेंबली का इलेक्शन हो, पार्लियामेंट का हो या निकाय का हो, जो भी हो इलेक्शन, तो वक्त पर होने चाहिए। इसमें आनाकानी क्यों है? हम सबको मिलकर केंद्र की इन नीतियों के खिलाफ भागीदारी के लिए, पसमानदाओं के अधिकार के लिए हम सभी को सरकार के खिलाफ आज समय है कि हम सब खड़े हों। अब समाजवादी पार्टी अपने मकसद में सफल ना हो और सरकार पर ओबीसी विरोधी होने का ठप्पा ना लगे, इसको लेकर सरकार के सभी ओबीसी मंत्री मैदान में उतर आए हैं, जो न सिर्फ अखिलेश यादव पर हमला बोल रहे बल्कि परिवारवाद और जाति के मोर्चे पर उन्हें घेर रहे। अखिलेश यादव जी और उनकी पार्टी का मतलब है उनकी जाति और उनका परिवार। पिछड़े का मतलब उनकी जाति और उनका परिवार है। इसलिए श्री अखिलेश यादव जी घड़ियाली आंसू न बहाएं
वो परिवार की भलाई के लिए पिछड़ों की बात करने की बात करते हैं। वो पिछड़ों का भला नहीं, परिवार का भला चाहते हैं। अखिलेश जी जो बोल रहे हैं उन पर बोलने, जनता से जुड़े कोई मुद्दे तो है नहीं, अनाप शनाप बयान देने का काम कर रहे हैं। इससे जनता गुमराह नहीं होने की। वहीं ओबीसी वोट की मलाई सिर्फ भाजपा और सपा न खा जाए, इसको लेकर मायावती ने भी मोर्चा खोल दिया है, जिन्होंने बैक टू बैक 3 ट्वीट कर न सिर्फ भाजपा बल्कि कांग्रेस से लेकर सब पर निशाना साधा। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर शुरू हुई सियासत के बीच बसपा सुप्रीमो मायावती भाजपा के साथ ही सपा और कांग्रेस पर भी निशाना साध रही है, तो वहीं दूसरी ओर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पिछड़ों के साथ ही दलितों की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से दलितों को साधने की कोशिश नजर आने के चलते बसपा सुप्रीमो मायावती की टेंशन बढ़ रही है। दरअसल मायावती को लग रहा है कि जिस तरह से अखिलेश यादव ओबीसी के साथ दलित आरक्षण का डर दिखा रहे और दलितों से सपा का साथ देने की अपील कर रहे, उससे मायावती को लगता है कि कहीं उनका वोट सपा की तरफ न चला जाए, क्योंकि बड़ी मुश्किल से बसपा के पास सिर्फ 12.88% वोट ही बचे हैं, जबकि सपा का वोट बढ़कर 32% तक पहुंच गया है। मतलब एकदम साफ है, बात ओबीसी आरक्षण की है, लेकिन राजनीतिक दलों के लिए आरक्षण से ज्यादा उस वोट की लड़ाई है जो जिसे मिल गया उसका पलड़ा भारी हो जाएगा, क्योंकि ओबीसी आरक्षण की लड़ाई अब इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि बात सिर्फ निकाय चुनाव की नहीं 2024 की भी है, जिसमें अब सिर्फ 14 महीने का वक्त बचा है। लखनऊ से शैलेश अरोड़ा के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा। यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह के मदरसों की फंडिंग की ईडी और आईबी से जांच करवाने वाले बयान पर सपा सांसद एसटी हसन ने कहा है कि मदरसों को शक की निगाह से देखा जा रहा है, लेकिन मदरसों में अभी भी कुछ भी गलत नहीं मिला है। सपा सांसद ने यह भी कहा कि इस तरह के बयानों से लोग मदरसों को पैसा देने में भी अब हिचकेंगे। तो देखिए, पूरे मामले पर अब राजनीति गरमाती हुई नजर आ रही है और एक तरफ तो फंडिंग की जांच वाले बयान पर एसटी हसन ने बयान दिया है, मदरसों को शक की निगाह से देखना बंद करे, ये कहना एसटी हसन का। उन्होंने कहा कि इस तरीके के फैसले लेना, ये मदरसों के लिए जो लोग खर्च करते हैं वो भी अब इस बात से हिचकेंगे, तो ऐसे में मदरसों के ऊपर शक करना बंद कर दें, जबकि कुछ भी गलत नहीं मिला है। मदरसों को एक शक की निगाहों से बहुत दिन से ये लोग देख रहे हैं, बहुत कोशिशें करी, सब कुछ उखाड़ पछाड़ करी, लेकिन मदरसों में कभी कोई भी गलत चीज़ नहीं निकली। अब फंडिंग के मामला है, फंडिंग तो देखिए, मदरसों की ज़कात हम लोग देते हैं, सारे लोग ही देते हैं ज़कात, चाहे वो मदरसों को दे दें या गरीब लोगों को दे दें, ये हमारे पर फ़र्ज़ है। और मुझे याद है प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि वो चाहते हैं कि मुसलमान के एक हाथ में कुरान हो, कुरान पाक हो, और एक हाथ में उसके कंप्यूटर हो। कहते तो बड़ी बड़ी अच्छी बातें हैं, लेकिन मैं मंत्री जी के संज्ञान में ये बात भी लाना चाहता हूँ कि इन मदरसों के आधुनिकरण टीचर्स को 50-55 महीने से तनख्वाह नहीं दी गई है, और तनख्वाह भी कितनी उनकी 8,000 से 12,000 रुपये। तो पहले उस पर ध्यान दें, आधुनिकरण टीचर्स को तनख्वाहें दिलवाएं, उनकी पूरी तनख्वाहें दें। वो बेचारे इस हालात में भी पढ़ा रहे हैं, लाखों लाखों लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। मदरसा एक मीडियम है एजुकेशन का, इस्लामिक तालीमात तो है ही हैं, लेकिन बाकी और तालीमात भी मदरसों के अंदर दी जा रही है। कोलकाता में आज गंगा परिषद की बैठक है। पीएम 7800 करोड़ की परियोजनाओं का वहां पर शिलान्यास करेंगे। यूपी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। भारतीय नौसेना के मुख्यालय आईएनएस नेताजी सुभाष में ये बैठक है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री इसमें हिस्सा लेंगे। गंगा और उसकी सहायक नदियों को प्रदूषण मुक्त करने की दिशा में चल रही परियोजनाओं की समीक्षा के लिए आज कोलकाता में राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक होगी। बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस उच्च स्तरीय परिषद की बैठक में हिस्सा लेने जा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में 7800 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजनाओं का शिलान्यास करते हुए नजर आएंगे, जिसमें 2500 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाएं राज्य की सीवर नेटवर्क से जुड़ी हुई हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के साथ संबंधित विभागों के केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय गंगा परिषद के सदस्य भी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री इसमें हिस्सा लेंगे। हालांकि देखिए, बिहार से नीतीश कुमार की जगह पे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बैठक में शामिल होना तय हुआ है। तो राष्ट्रीय गंगा परिषद की दूसरी बैठक है
और इस बैठक में देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पुष्कर सिंह धामी भी शामिल होने वाले हैं। गंगा परिषद की ये बैठक है। बिहार के मुख्यमंत्री और साथ ही साथ झारखंड के मुख्यमंत्री को भी इनवाइट किया गया है, लेकिन नीतीश कुमार उसमें शामिल नहीं हो रहे। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव उनकी जगह पर शामिल होंगे। महत्वपूर्ण बैठक है ये। देखिए, जिन राज्यों में गंगा बहती है उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों को यहाँ पर बुलाया गया है। और परिषद की जो पहली बैठक थी वो आपको याद होगा कि 2019 में हुई थी और उस वक्त ये बैठक कानपुर में हुई थी। 14 दिसंबर 2019 को ये गंगा परिषद की पहली बैठक हुई थी और आज ये दूसरी बैठक है। इस बैठक में क्या होगा वो हम आपको बता रहे हैं। गंगा को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। राष्ट्रीय स्तर पर जो योजनाएं बनाई गई हैं उनको कैसे संचालित किया जाए, इस पर चर्चा होगी। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए यूपी सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गई है। उप मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने सभी सीएमओ को भीड़ भाड़ वाले इलाकों में फोकस सैंपलिंग करने की तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। ये भी कहा है कि मेडिकल स्टोर, मिष्ठान भंडार संचालक, टेम्पो चालक, ठेले खोमचे वालों को भी स्क्रीनिंग उनकी की जाए और कोरोना जांच अनिवार्य रूप से उनकी करवाई जाए। कोरोना की संभावित लहर को रोकने के लिए तैयारी पूरी कर लें। इसके लिए फोकस सैंपलिंग भी करवाई जाए और जिससे समय पर संक्रमण के प्रसार का पता लगाकर उसे रोका जा सके। बस अड्डे, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बाजार के आसपास फोकस सैंपलिंग का खाका तैयार किया जाए। और चलिए बात करते हैं कि कैसे लड़ेंगे कोरोना से लड़ाई। बूस्टर डोज की कमी ने टेंशन बढ़ाई क्योंकि चीन में कोरोना के बढ़ते आंकड़े डराने वाले हैं और इसी बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो आकलन जारी किया है वो और भी चिंता बढ़ाने वाला है। नए साल में जनवरी का महीना काफी अहम साबित होने वाला है और इसको लेकर सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, लेकिन वैक्सीन के मोर्चे पर मुश्किल नजर आ रही है। कोरोना से कैसे लड़ेंगे लड़ाई, बूस्टर डोज की कमी से टेंशन हाई। चीन में चित्कार, भारत में ना हो जाए हालात खराब। चीन से हर दिन डराने वाली तस्वीर आ रही है। इधर सरकार भी एक्शन में आ गई है, लेकिन हमारी तैयारी कैसी है इसे भीड़ से समझा जा सकता है। यह हाल तब है जब बुधवार को ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना की चौथी लहर को लेकर एक आकलन जारी किया, जिसके मुताबिक जनवरी का महीना बेहद अहम होने वाला है। सरकार ने कोरोना के डर को देखते हुए चीन समेत पूर्वी एशिया के 6 देश सिंगापुर, जापान, थाईलैंड, दक्षिण कोरिया और हांगकांग के यात्रियों के लिए कोरोना जांच अनिवार्य कर दिया है। लेकिन सवाल है कि देश के अंदर, खासकर यूपी में कोरोना के खिलाफ युद्ध की कैसी तैयारी है। दरअसल यूपी के कई जिलों में कोविड वैक्सीन का संकट है। कानपुर में महज 2 दिन का स्टॉक बचा है। लखनऊ में बूस्टर डोज के लिए लोग भटक रहे हैं। गिने चुने केंद्रों पर ही बूस्टर डोज लगाई जा रही। झांसी में वैक्सीन के सिर्फ 2000 डोज बचे हैं। ये हाल तब है जब दिल्ली से देहरादून और देहरादून से लखनऊ तक कोरोना को लेकर अलर्ट जारी है। हमने पूरे प्रदेश के लोगों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मास्क पहन करके जाएं, शारीरिक दूरी बनाए रखें और हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करें। लेकिन अस्पतालों में हमने मैंडेटरी किया है। कोविड को लेकर कोई पैनिक जैसी स्थिति नहीं है, लेकिन विदेश से आ रही खबरों के कारण हम अलर्ट मोड में हैं। हालांकि कोरोना की आहट के मद्देनजर एहतियात के तौर पर कई कदम उठाए जा रहे। वाराणसी में कोरोना का एक भी केस न होने के बाद भी सैनिटाइजेशन का काम जारी है। कोविड हेल्प डेस्क बनाए जा रहे। मतलब केंद्र से लेकर राज्यों की सरकारें कोरोना के नए वेरिएंट की आहट से एहतियात कदम उठा रही, लेकिन कोरोना के खिलाफ युद्ध में वैक्सीन की उपलब्धता पर अभी भी सरकार कोई कदम उठाती नहीं नजर आती, जो टेंशन बढ़ाने वाली बात है। लखनऊ से विवेक त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और देखिए, इस वक्त की बड़ी और दुखद जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का देहांत हो गया है, निधन हो गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। देखिए, पीएम मोदी की मां हीराबेन का निधन हो गया है। बेहद दुखद खबर आप इस वक्त की देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन जो बीमार चल रही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे मिलने के लिए भी पहुंचे थे और उनके निधन की खबर देखिए सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन का निधन हो चुका है। ये इस वक्त की दुखद खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
की मां बीमार चल रही थी। स्वास्थ्य को लेकर लगातार जो है खबरें सामने आ रही थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे मिलने भी पहुंचे थे, उनके स्वास्थ्य का हालचाल जानने के लिए पहुंचे थे। हालांकि उनकी हालत स्थिर भी बताई जा रही थी, लेकिन फिलहाल जो खबर सामने आ रही है वो बहुत दुखद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता हीराबेन का देहांत हो गया है। हालांकि देखिए, लगातार इस बारे में अपडेट्स भी मिल रहे थे। तबियत काफी ज्यादा खराब हो गई थी और सोशल मीडिया पर खबर तेजी के साथ फैल रही थी। फिर कुछ टाइम के बाद ये खबर भी आई कि अब उनकी हालत स्थिर है और सभी लोग उनकी सलामती की दुआएं कर रहे थे। ट्विटर पर भी आपने देखा होगा, सभी यूजर्स उनकी सलामती की दुआएं करते हुए नजर आ रहे थे। और फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन का निधन होना ये इस वक्त की बहुत दुखद खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। और देखिए, लगातार उनके स्वास्थ्य से जुड़ी खबरें जो हमें सामने मिल रही थी। यूएन मेहता अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था और वहां पर वो भर्ती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे। लगातार उनकी सलामती की दुआएं की जा रही थी, लेकिन फिलहाल जो खबर सामने आ रही है वो काफी दुखद है। यहाँ तक कि लगातार हम देख रहे थे कि जो भी नेता हों, बड़े नेता, बेशक वो विपक्षी दल के हों या ट्विटर यूजर्स हों, हर कोई इस वक्त ये दुआ मांग रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का स्वास्थ्य जल्द से जल्द ठीक हो जाए। लेकिन अब उनके निधन की खबर जो सामने आई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ट्वीट के जरिए इस बात का जिक्र किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां अब नहीं रही हैं। ट्वीट के जरिए उन्होंने ये जानकारी सब तक पहुंचाई है। यूएन मेहता अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था और वहीं पर देखिए खबर सामने आई है कि उनका निधन हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन अब नहीं रही हैं, उनका निधन हो गया है और बेहद दुखद खबर ये आप इस वक्त की देख रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से ये भी खबर सामने आ रही थी कि अस्पताल से उन्हें छुट्टी मिल सकती है, हालत स्थिर बताई जा रही है, लेकिन इस बीच इस खबर का आना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां अब नहीं रही हैं, ये काफी ज्यादा दुखद खबर है इस वक्त की। और सुबह सुबह ये खबर मिलना, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस बात की जानकारी दी है। यूएन मेहता अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था और लगातार लोग उनका हालचाल जानने के लिए पहुंच रहे थे। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी पहुंचे थे अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में, चूंकि उनका इलाज चल रहा था। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनका हाल जानने के लिए पहुंचे थे। लगातार खबरें सामने आ रही थी कि उनकी हालत अब स्थिर है, लेकिन अचानक से उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी। मंगलवार की ये बात है जब उन्हें अचानक से सांस लेने में तकलीफ होने लगी। इसके अलावा कफ की ज्यादा शिकायत उनको रहती थी, तो ऐसे में आनन फानन में उन्हें अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां पर उनका इलाज चल रहा था। और फिलहाल देखिए ये खबर सामने आई है, इस वक्त की दुखद खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां अब नहीं रही, उनका निधन हो गया है। और देखिए बड़ा अपडेट इस वक्त आपको दे दें, दुखद खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का निधन हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। ट्वीट किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से 2 ट्वीट उन्होंने किए और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मां है वो अब हम सबके बीच नहीं रही हैं। ये जानकारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है। देखिए ट्वीट जो उनकी तरफ से किया गया वो हम आपको बता रहे हैं। शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम, मां में मैंने हमेशा उस त्रिमूर्ति की अनुभूति की जिसमें एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्मयोगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा है। ये ट्वीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया है। और देखिए आपको पता होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां काफी समय से बीमार चल रही थी। अचानक से उन्हें सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्या हुई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। अहमदाबाद के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। खबरें सामने आ रही थी कि वो जल्द ही स्वस्थ हो जाएंगी, हालत अब उनकी स्थिर है। लेकिन अचानक से देखिए आज सुबह ये खबर मिलती है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद साझा करते हैं। उन्होंने कहा, बताया कि अब उनकी मां हम सबके बीच नहीं रही हैं और इलाज चल रहा था अस्पताल में। हालांकि दुआएं सलामती की लगातार की जा रही थी, लेकिन इस बीच ये खबर मिलना सुबह के वक्त निसंदेह ये एक दुखद खबर है। लेकिन 100 बरस की उनकी उम्र हो चुकी थी और काफी लंबे अरसे से वो बीमार भी चल रही थी। और अब जो खबर सामने आई है, सुबह वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए शेयर की है और बताया है कि अब उनकी मां हम सबके बीच नहीं रही हैं। हीराबेन, जिनका इलाज चल रहा था यूएन मेहता अस्पताल में और सांस लेने में उनको अचानक से तकलीफ हुई थी, जिसके बाद आनंद फानन में उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब अहमदाबाद के लिए भी जाएंगे। ये वो देखिए ट्वीट है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। ये आपको हम दिखा रहे हैं, शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ ही मिनट पहले ट्वीट के जरिए जानकारी दी है। मां में मैंने हमेशा त्रिमूर्ति की अनुभूति की है, जिसमें एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्मयोगी का प्रतीक
और देखिए मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा है। ये ट्वीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से लगभग 20 मिनट पहले किया है और इस बात की जानकारी दी है कि अब हीराबेन हम सबके बीच नहीं रही हैं। 100 बरस की उनकी उम्र थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और ट्वीट किया जिसमें वो ये लिखते हैं कि मां के 100वें जन्मदिन पे उन्होंने जो मुझसे बातें कही थी वो मुझे याद हैं, जो वो कहा करती थी वो सब मुझे याद है। इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक और ट्वीट के जरिए किया है। 100 साल की उम्र में हीराबेन ने देखिए अंतिम सांस ली है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब अहमदाबाद के लिए रवाना होंगे। 100 साल की उम्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का निधन हुआ है और देखिए ये जो तस्वीर है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ट्वीट की गई है और इस ट्वीट के जरिए वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं अपनी मां को। और ये फोटो अपनी मां की और साथ में ये शब्द जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट के जरिए श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए और सभी को जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही मिनट पहले देखिए उनकी तरफ से ये ट्वीट किया गया। यूएन मेहता अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, 100 बरस की उनकी उम्र थी और अंतिम सांस उन्होंने ली। आज सुबह ये ट्वीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अब से तकरीबन 20 से 21 मिनट पहले उन्होंने किया और इस बात की जानकारी दी। ये तस्वीर और ये ट्वीट हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और अब खबर यह है कि अहमदाबाद के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हो रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।